हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था क्योंकि हमारी सीरीज कंटिन्यू है इश्यू ऑफ शेयर्स की। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर ली थी। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो चौथी वीडियो थी जिसमें मैंने एक कंबाइंड क्वेश्चन लिया था। उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस देखने को मिला था, कॉल्स पेड इन एडवांस और कॉल्स इन एरिया, तीनों सिनेरियो एक ही क्वेश्चन में देखने को मिले थे। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया था, आपको पूरे एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करके दिखाई थी, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाती है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करके दिखाई थी, वो आपके लिए होमवर्क था। एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम ग्लैड टू शेयर कि वहाँ मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि कैसे उसकी एंट्री पास की जाएगी या फिर बैंक में कितनी अमाउंट आएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके करने के बाद चाहे आप करो चाहे आप ना करो, वैसे तो मुझे अच्छा लगता अगर आप सभी अटैम्प्ट करते। ठीक है, बट क्या है कि मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे हमने उसकी एंट्रीज पास करी थी। एक सेकेंड, मैं आपको उसकी लास्ट एंट्री को करके दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल की तो हमने देख ली थी। अगर ये वीडियो नहीं देखा ना, मैंने इसमें बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक कोई भी इश्यू ऑफ शेयर की मेरी एक भी पीछे की वीडियो नहीं देखी है, तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले पीछे की वीडियोस को कवर अप करिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले आप वो समझेंगे तब जाके आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास समझने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, और हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं इजी, मॉडरेट टू हाई लेवल। सो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप वहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, देन आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को करेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को करने में। ठीक हो गया। अब देखो, मुझे क्वेश्चन याद है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। अगर आपको याद नहीं है तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक, पेन वगैरह ओपन कर लीजिए जहाँ आपने क्वेश्चन नोट किया हुआ था, और इसकी लास्ट एंट्री आज हम पास करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, फाइनल कॉल को ड्यू करने की यहाँ पे क्या करते हैं हम जनरल एंट्री लिखते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 10,000 शेयर्स थे और एक फाइनल कॉल पे हमें कितना पैसा मिलना था, 7.5। तो टोटल कितना मिलना था, 75,000। ठीक है, मैं आपको इसका जो भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ था। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन में दिखा देती हूँ क्या क्या सिनेरियो आया था इसमें। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक शेयर होल्डर जो कि बी है, इसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए, लेकिन हमने सिर्फ इसको 500 शेयर्स अलॉट किए थे। और एक और कंडीशन बन रही थी यहाँ पे क्या, कि जब इसने 800 शेयर्स को के लिए अप्लाई किया था ना, इसने सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे पे कर दिया था। ऑल्दो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था, जो भी 500 में से 800 में से इसको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए, तो रिमेनिंग जो 300 शेयर्स पे पैसा इसका हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, हमने इसको रिफंड कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे कि इसने एडवांस में पेमेंट किया था। क्यों? क्योंकि इसने लमसम पेमेंट कर लिया था, तो कंपनी ने कॉल भी नहीं करी थी उससे पहले, इसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबका पेमेंट कर लिया था। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर्स का 500 शेयर्स पे, जिससे हम क्या मांगेंगे, फाइनल कॉल मांगते हैं, इसने फाइनल कॉल एप्लीकेशन के टाइम पे ही पे कर दी थी, तो वो हमें यहाँ पे डिडक्ट करनी होगी। अच्छे से समझाऊंगे, बस आपको मैं क्वेश्चन को एक बार रिकैप करवा रही हूँ। और एक और शेयर होल्डर था हमारे पास, जिसके पास 1000 शेयर्स थे। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी तो पे करी थी, लेकिन उसने 2000 शेयर्स फर्स्ट कॉल में पे किया, बट ही डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल एट ऑल। ठीक है, मतलब कि इसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया था। अब मैं आपको उसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन को क्या करो, टुकड़ों में तोड़ लो। टुकड़ों में तोड़ लो मतलब एक एक लाइन लिख लो, जिससे कि आपको क्या होगा, एंट्री पास करने में ईजी रहेगा। जैसे देखो, टोटल अमाउंट कितनी मिलनी थी, टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल कितनी आ रही है, 75,000। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे 7.5 के हिसाब से पैसा मांगा था, तो टोटल उसके पास 75,000 आए थे। अब मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि एक शेयर होल्डर जो कौन था, बी, उसने 500 शेयर्स हमने उसको अलॉट किए थे, लेकिन वो इसका पेमेंट ऑलरेडी कहाँ कर चुका है, एप्लीकेशन के टाइम पे। तो हम इसे दोबारा तो पैसा नहीं मांगेंगे ना, इसने हमें ऑलरेडी ये पेमेंट कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 500 मल्टीप्लाई बाय 7.5 यानी 3750, ये एडवांस में पेमेंट हो चुका है। तो जब मैं सेकंड कॉल का पैसा मांगूंगी, फाइनल कॉल का, तो मैं इसे क्या करूँगी, माइनस करके मांगूंगी। क्यों? क्योंकि इस 75,000 में से इतना पोर्शन ऑलरेडी मुझे कम मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन के टाइम पे जो शेयर होल्डर था, इसने सारा का सारा पैसा ही पे कर दिया शेयर का। तो जब कंपनी ने कहा कि हमें लास्ट फाइनल कॉल पे अपने 7.5 रुपीज़, जो हमारे रिमेनिंग 7.5 रुपीज़ हैं, वो हमें अपने शेयर होल्डर से मांगने हैं। तो कंपनी कहेगी अच्छा, एक शेयर होल्डर था जिसने ऑलरेडी सारा पैसा पे किया हुआ है, तो उसका अमाउंट वापस कर देना, उसे दोबारा से मत मांगना। समझ में आ गई ना? ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था, एक और शेयर होल्डर था सी, जिसने कंपनी के 1000 शेयर्स होल्ड किए हुए थे, लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पे एरियर किया हुआ है। क्या एरियर किया, इसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, यानी कि कंपनी को इतने का नुकसान हो गया। कंपनी के पास 1000 रुपीज़, इस 1000 पे भी
7.5 के हिसाब से 7500 रुपये आने थे, लेकिन इस शेयर होल्डर ने क्या करा, पेमेंट ही नहीं करा, तो कंपनी को 7500 का लॉस हो गया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं, बिकॉज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक तरीके से माइनस करेंगे, किससे, इस 75,000 से। समझ में आ गई। तो टोटल अमाउंट जो हमें फाइनल कॉल के टाइम पे रिसीव हुई वो कितनी हुई, 63,750। ठीक है, हम एंट्री क्या पास करते हैं जनरली रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये ना करते ना एंट्री पास। ठीक है, तो अमाउंट कितनी आनी थी यहाँ पे 75,000, लेकिन बैंक में कितनी आई टोटल 63,750 आई कि नहीं आई। ठीक है, क्यों आई, क्योंकि एक तो हमने किसको एडजस्ट किया है यहाँ पे, कॉल्स पेड इन एडवांस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, कॉल्स पेड इन एडवांस को हमने एडजस्ट किया जो कि कितना था 3750। दूसरा मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया आपका कॉल्स इन एरियर, यानी कि ये कौन सी अमाउंट 7500। ठीक है, देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को तो हम डेबिट करते हैं, पता है क्यों, बिकॉज ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। लेकिन कॉल्स पेड इन एडवांस तो इनकम होती है ना, इसको डेबिट क्यों किया, बिकॉज हमने कॉल्स पेड इन एडवांस को ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, उसको एक बार डेबिट कर दूंगी। ठीक है, या फिर आप सिंपली इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री भी पास कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप ऑल्टरनेटिव भी पास करते हो। वो क्या हो जाएगी कि हम यहाँ पे ये दोनों दिखाएंगे ही नहीं, ना मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके शो करूंगी, ना मैं कॉल्स पेड इन एडवांस को शो करूंगी। मैं सिंपली क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट कौन सी लिख दूंगी, जो एक्चुअल में रिसीव हुई, ये वाली अमाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट रिसीव हुई 63,750, 63,750। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक सेकेंड, जो मैंने आपको एंट्री दिखाई थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितनी अमाउंट आई थी हमारी 63,750। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल भी है ना, कैसे अंडरस्टूड है, देखो कंपनी ने ड्यू तो कितना किया था पैसा, उसने कहा था कि हमें मिलना 75,000 है, लेकिन कंपनी को एक्चुअल ना, कंपनी के पास बैंक में फाइनल कॉल करने के बाद पैसा कितना है 63,750। और इसमें ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो क्या है एरियर है, एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, और एक शेयर होल्डर ने एडवांस में पहले पेमेंट कर दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उससे हमने दोबारा यहाँ पे पैसा नहीं लिया। ठीक है, तो नरेशन लिख देंगे इसका, बी final call money being final call money on 1,000 share at the rate 7.5 per share after adjusting calls in areas and rupees 3,750 as calls paid in advance received। ठीक हो गया। अब नरेशन पास करना तो आ गया होगा, मैंने एंट्री में कुछ नहीं किया, बस बता दिया कि एंट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी। हमने इसको बता दिया कि एक हमारे पास एरिया था 1,000 रुपीज़ पे 7.5 का, और एक हमारे पास क्या था कॉस्ट पेड इन एडवांस 3,750। तो दोनों को एडजस्ट करके एट द एंड हमारे पास जो बैंक में पैसा है वो कितना है 63,750। ठीक है, बहुत इजी है, क्वेश्चन को करना बहुत ही इजी था, बट क्या है कि आपको ना सारी चीज़ें एक बार ना नोट कर लिया करो रफ में कि क्या हो रहा है। जो ए, जैसे यहाँ पे भी 3 सिनेरियो थे A B C, ठीक है, 3 कंडीशन थी कि नहीं थी, हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन थी, 3 टाइप के। पहले तो नॉर्मल एक क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। उसके बाद क्या था, एक शेयर होल्डर जिसने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे हमने क्या किया, सिर्फ 200 शेयर्स अलॉट किए। दूसरा शेयर होल्डर जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उसको सिर्फ 500 शेयर्स अलॉट किए। और तीसरा शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसने फर्स्ट कॉल पर भी सिर्फ 2000 रुपीज़ ही पे करे, और सेकंड कॉल का तो पेमेंट ही नहीं करा। तो अगर एक बार आप सारे एडजस्टमेंट को नोट कर लेंगे ना, कहीं पर अगर समझ लेंगे, तो आपको एंट्री पास करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रोड लर्निंग करने की भी नीड नहीं है, आप बहुत ईजिली स्टेप बाय स्टेप चल के क्या कर सकते हैं, अपनी जनरल एंट्रीज को पास कर सकते हैं। सो दिस वाज द मतलब क्वेश्चन जो मैंने लिया था, ताकि आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कॉल्स पेड इन एडवांस भी आपको करने को मिल जाए, कॉल्स इन एरियर भी सेम क्वेश्चन में करने को मिल जाए, और आपके ओवर सब्सक्रिप्शन केस भी यहाँ पे क्या हो जाए
सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो प्रीवियस क्लास में हमें कवर करना था। और लेकिन क्या था, मैंने आपको कवर तो करवाया था बट मैंने लास्ट एंट्री आपको पास करके नहीं दिखाई थी, तो मैंने आज को आपको लास्ट एंट्री भी पास करके दिखा दी। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक हो गया, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले नया। आज की क्लास में हम नया सिर्फ ये करने वाले कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करवाए, लेकिन मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि जो कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू करवाती है ना, वो 2 तरीके से करवा सकती है। वैसे तो 3 तरीके से करवा सकती थी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बट अब कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं करवाती है। ठीक है, अब कंपनी सिर्फ पार या प्रीमियम में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करवाती है। अब पार में इशू करवाने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज कोई कंपनी का शेयर, एक सेकेंड, लेट्स सपोज कोई कंपनी का शेयर कितने का था, 10,000 का था। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी के 10,000 शेयर्स इशू करवाए थे। एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10। तो कंपनी के एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10। और कंपनी ने क्या कहा कि मार्केट में भी बोला कि अपने शेयर होल्डर से, जो कि 10,000 शेयर होल्डर थे, कि हमें एक शेयर पे आप 10 रुपये दीजिए। ये तो क्या हो गया, पार, इशू एट पार। लेकिन सेम चीज कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 थी, लेकिन कंपनी ने मार्केट में कितने में इशू करवाया, 12 रुपये पे। यानी कि कंपनी ने कहा कि 2 रुपीज़ हम यहाँ पे किसका ले रहे हैं, प्रीमियम का। यानी कि प्रीमियम का लेना है मतलब क्या कि यह गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कंपनी के अपने गुडविल के लिए अपने शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करिए। और शेयर होल्डर्स दे आर रेडी टू पे द प्रीमियम बिकॉज दे वांट टू बाय द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस कंपनी की रेपुटेशन ही इतनी अच्छी है मार्केट में, इतनी अच्छी गुडविल उसने बना के रखी है कि हर कोई इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहता है। तो कंपनी ने क्या देखा, जब कंपनी को पता चला कि शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर ऑफ देयर कंपनी, उन्होंने क्या बोला कि हम हमारे शेयर की वैल्यू है तो 10 रुपये, लेकिन हम शेयर को इश्यू करवा रहे हैं कितने पे, 12 रुपये पे। यानी कि 2 रुपया क्या है, प्रीमियम, हमारा प्रॉफिट, हमारा गेन। ठीक हो गया, तो ये कौन सा सिनेरियो होता है, ये होता है पार का केस। और ये कौन सा केस होता है, एट द प्रीमियम। समझ में आ गई इतनी चीज। ठीक है, पार और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। यानी कि 10 रुपये के शेयर को पब्लिक को भी 10 में देना, पार वाला केस। 10 रुपये के शेयर को पब्लिक को 12 में देना, कौन सा केस कहलाता है, प्रीमियम। यानी कि आपने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू करवाया। ठीक है, चलो अब बोला है कि इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पे हम क्या करेंगे, आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एक कंपनी है जिसने इश्यू कर रखे हैं कितने, 35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो इसके शेयर की वैल्यू कितनी थी, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। यानी कि यहाँ पे कंपनी ने क्या कराया, 2 रुपये के प्रीमियम में क्या कराया, अपने कंपनी के शेयर को इश्यू करवाया टू द पब्लिक। और इसको पे कितने इंस्टॉलमेंट में पे किया गया, इसको एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बच जाता है यहाँ पे, 4 रुपया, 4 रुपीज़। ठीक है, तो 4 रुपीज़ या फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगाए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल होगी आपको, एप्लीकेशन पे 3 तो समझ आ रहा है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया मांगा समझ आ रहा है, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करा है, प्रीमियम मांगा है अपने शेयर होल्डर से। समझ में आ गई बात। ठीक है, तब देखो इसमें से कितना अलॉटमेंट का पैसा और कितना प्रीमियम का है, सिंपल है। 2 रुपया अगर प्रीमियम का था, ₹2 अगर उसने क्या बोला कि हमने प्रीमियम के टाइम पे मांगा था, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा, यानी कि हम शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, आगे बताऊंगी मैं क्या कह रही हूँ। अभी आपसे समझ लो कि 3 रुपया हमारा किस में आया होगा, अलॉटमेंट पे, 2 रुपया यहाँ पे हमारा क्या है, प्रीमियम। समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक हो गया। अब बोल रहा है कि द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। ठीक हो गया, सारे बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करवाए थे वो क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। और बोला कि सारी की सारी मनी रिसीव हो गई, हमें जनरल एंट्री पास करनी। इस सारे की सारी मनी रिसीव होने का मतलब क्या है कि कंपनी ने जितना भी कॉल किया होगा उतना शेयर होल्डर्स ने उसको पेमेंट कर दिया। यहाँ पे कोई भी कॉल्स इन एरियर का सिचुएशन नहीं है, ना ही कोई कॉल्स पेड इन एडवांस की सिचुएशन है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक शॉर्ट और सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि प्रीमियम वाले केस में हम कैसे जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो कि मैंने पीछे नोट्स में भी लिखी हुई है, मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। देखो, जब भी अगर क्या है, जैसे यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है क्या, ये चीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, अब कंपनी जब अपना अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा मांगती है ना, तो जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट के टाइम पे मांगी। कंपनी कह सकती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे हमें प्रीमियम का पैसा पे करो, या कंपनी कह सकती है हम अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम का पैसा चाहिए, या कंपनी कह सकती है हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पे अपने प्रीमियम का पैसा चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी कि कंपनी कब अपने शेयर होल्डर से इस प्रीमियम के पैसे को
मांगना चाहती है। समझ में आ गई चीज़? ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज़ ना गिवन हो, मिसिंग हो, ना एप्लीकेशन के टाइम पे ऐसा लिखा हुआ है, ना अलॉटमेंट के, ना फर्स्ट फाइनल कॉल के टाइम पे ऐसा मेंशन है कि कहाँ पे प्रीमियम मांगा मतलब कंपनी ने मांगा है, तो हम हमेशा क्या अज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी ने प्रीमियम मांगा होगा कहाँ पे, अलॉटमेंट के टाइम पे। इन केस कुछ भी गिवन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कंपनी ने शेयर्स तो इशू करवाए प्रीमियम पे, लेकिन प्रीमियम का पैसा कब मांगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे कि प्रीमियम का पैसा कंपनी ने कब मांगा होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे। क्लियर है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? अब तो आप लोग इसमें प्रो हो चुके हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई ना? पहली एंट्री किसी होती है? शेयर एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। ठीक है, अब बताओ मुझे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, कंपनी ने कितने शेयर इश्यू करवाए? आपने क्वेश्चन नोट किया होगा आई होप, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन लर्न हो चुका है, मतलब मैंने तो क्वेश्चन ऑलरेडी देखा हुआ है। बट इनकेस आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने नहीं नोट डाउन किया, तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले एक जगह पे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद साइड बाय साइड मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक हो गया? ओके। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आया था? 35,000 शेयर्स पे हमने कितना पैसा मांगा एप्लीकेशन के टाइम पे? 3 रुपीज़। तो जल्दी से मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। 35,000 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 1,05,000 हमारे पास क्या आया था हमारे अकाउंट में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। समझ में आ गई ना ये चीज़? तो ठीक हो गया। तो नरेशन क्या आएगा जल्दी से बताओ? बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 shares at the rate ₹3 per share received, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में सबसे पहले कौन सी एंट्री होती है? रिसीव करने की। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इस एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री पास होगी, जैसे हमने वो एंट्री पास करी, क्योंकि यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है ना। यहाँ पे हमने देखा कि कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है जो कि हमें यहाँ पे पैसा एडजस्ट करना होता है। हम देखते हैं कि कौन कौन सी कॉल्स हमारे पास एडवांस में आई है, कोई भी केस नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी, या आप खुद लिख लेना, चलो मैं लिख ही देती हूँ, on 35,000 shares at the rate ₹3 per share। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखेंगे। ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल में? 1,05,000। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारे पास कौन सी एंट्री थी? पहली एंट्री एप्लीकेशन वाली। अब हम दूसरी एंट्री यहाँ पे पास करेंगे किसकी? शेयर अलॉटमेंट की। ठीक है, देखो जनरली शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? पहले हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं ना। यहाँ पे तो क्या हुआ, हमें पैसा आया तो हमने पहले क्या किया? रिसीव करने की एंट्री लिखी, उसके बाद हमने उसको कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करी। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने क्या करा? अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे की डिमांड करी है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में ट्विस्ट था। क्या कि बोला गया था जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा ना, तो अलॉटमेंट के साथ साथ हमने, कंपनी ने क्या किया? अपने जो 2 रुपये उससे एक्स्ट्रा प्रीमियम के मिलने थे वो भी कहाँ पे मांगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो यानी कि मांग रहे हैं तो यहीं पे मांगने के समय पे तो हम कहेंगे ना कि प्रीमियम का पैसा भी हमें दो, या ऐसा तो नहीं कि रिसीव करते समय बोलेंगे नहीं। जब हम एंट्री को ड्यू कर रहे हैं ना, उसी समय हमने क्या बोला कि हमें अलॉटमेंट का इतना पैसा दो, साथ ही साथ हमारे प्रीमियम का भी पैसा दो। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो प्रीमियम हमारे पास आया उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
क्रेडिट। अब देखो वाई द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, बिकॉज जितने भी हमारी इनकम होती है, जितनी भी हमारी गेन होती है, उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिटेड। आपको वो रूल याद आ गया होगा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसीलिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको क्या करा है, क्रेडिट करा है, बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या है, गेन है, उसने एक इनकम जनरेट किया बिकॉज ऑफ द कंपनीज गुडविल, तो वो क्या है, इसके लिए एक तरीके से इनकम है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक हो गया, समझ में आई कि बात नहीं आई? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, येस और नो? यस, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हमें कंपनी को कितना पैसा मांगना था, दैट इज 35,000 शेयर्स पे टोटल कितने रुपए मांगे थे, 5 रुपये। एक बार करके देखते हैं, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 1,75,000 यहाँ पे कंपनी के पास पैसा आना था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में सिर्फ कितना पैसा जाएगा, जो एक्चुअल कंपनी के पास आना चाहिए था, कितना, 3 रुपया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग जो 2 रुपये, ये किसका पैसा है, प्रीमियम का। ठीक है, ये पैसा कंपनी के पास कहाँ से आया, मतलब कंपनी को सिर्फ 3 रुपया मिलता है, लेकिन कंपनी ने 2 रुपये एडवांस नहीं, कंपनी ने 2 रुपये अपने प्रीमियम के लिए मांगे, तो इसीलिए क्या होगा, ये 35,000 पे जो 2 रुपया है, ये कहाँ चल जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, और बाकी रिमेनिंग 3 हमारे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अपने शेयर कैपिटल पे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 1,05,000, और 35,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 70,000, और जब आप इसका सम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 1,75,000। समझ में आ गई चीज़? इज दिस क्लियर टू यू ईच एंड एवरीवन? ठीक हो गया। तो यहाँ पे नरेशन में आप खुद लिख लेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू तो कर लिया, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव भी तो होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री होगी। ओके, तो लिखते हैं, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 शेयर्स at the rate ₹5 per share, including a premium of ₹2 per share made due। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एप्लीकेशन मनी को एक तरीके से क्या किया है, हमने क्या किया, सॉरी आपके अलॉटमेंट मनी को यहाँ पे क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। ठीक है, आई होप देखते हैं सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, इस मनी को रिसीव करने की, तो रिसीव करने की एंट्री सेम रहेगी एज इट इज, उसमें कोई वो नहीं होती, चेंजेस नहीं होते एंट्री में। तो क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, लिखेंगे क्या यहाँ पे, पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, लिखते बाद में। ठीक है, अब देखो हमें मिलना तो कितना था अलॉटमेंट के टाइम पे, 1,75,000, तो टोटल हमें कितना मिला होगा अलॉटमेंट के टाइम पे, कितना मिला होगा, एग्जैक्टली टोटल अमाउंट मिली होगी कितनी, 35,000 पे 5 रुपये। पूरी की पूरी अमाउंट मिल गई, यानी कि यहाँ पे कोई एरियर नहीं हो रखा है, यहाँ पे कोई भी एडवांस में पेमेंट नहीं है, कोई भी सिचुएशन नहीं है, सिंपल से आपको ट्रीटमेंट में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या अलग हुआ, देखो बाकी क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चन में तो हम सेम ऐसे ही करते थे, एप्लीकेशन मनी पहले हम क्या करते थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करते थे, उसके बाद एप्लीकेशन मनी को ये आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते थे। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री आती थी, हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट को क्या करते थे, मनी को ड्यू करते थे, और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री करते थे, यही तो करते थे ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अलग से जो एक्स्ट्रा चीज़ आई है वो क्या आई है कि जब हमने अलॉटमेंट मनी को ड्यू करा था तब हमारे पास क्या, हमें क्या मांगना था, अपने शेयर होल्डर से प्रीमियम का 2 रुपया भी मांगना था, तो उसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम मांगा जाए, मैंने आपको बताया था कि मेंशन किया जाता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे भी प्रीमियम मांग सकते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट कभी भी मांगा जा सकता है, बट इनकेस कुछ मेंशन नहीं तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमने प्रीमियम माना होगा। अब यही चीज़ अगर हमने ये अलॉटमेंट मनी ये प्रीमियम का पैसा हमें अलॉटमेंट पर मिल गया, फर्स्ट कॉल
पे मिला होता, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को मैं कहाँ क्रेडिट कर देती, फर्स्ट कॉल पे। दिस इज द ओनली डिफरेंस कि जहाँ पे आपसे प्रीमियम मांगा गया वहाँ पे जाके आप क्या करो, प्रीमियम को वहाँ पे क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो इतना, और उसके बाद बैंक में उतने प्लस हम प्लस करके शो कर दो जितना आपको एडिशनल प्रीमियम है। यानी कि जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था तो हमारे पास कितना पैसा आया था, 1,75,000, जिसमें कि हमारा प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो थर्ड एंट्री क्या होगी, सिंपल, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ साथ हो सकता है मुझसे पहले कर लीजिए। एक और एंट्री हमारी रेडी है जिसमें बोल रहा है कि हमने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा था। एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का हो गया, अब रह गई है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि कंपनी ने क्या करा, एक ही कॉल करी है। अच्छा, मैं इसका नरेशन लिखना भूल गई, आप इसको प्लीज़ खुद से लिखना है कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट हमारी क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि कंपनी ने सिर्फ एक ही बार कॉल की है, मतलब कंपनी ने कहा कि हम 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और हम फर्स्ट कॉल ही करेंगे, यही हमारी क्या होगी, फाइनल कॉल होगी, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बी कौन सी कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, being share first and final call money on 35,000 shares एट द रेट रुपीज़ कितना रिमेन, हमने कहा था ना कि रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आएंगे तो कितना रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास, 5 रुपये। हमने एक सेकेंड क्वेश्चन दिखाती हूँ। 3 रुपये हमने एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे थे, ठीक हो गया। उसके बाद 5 रुपये हमने कब मांगे थे, अलॉटमेंट के टाइम पे। टोटल हमारे शेयर की वैल्यू कितनी, 10 + 2 यानी कि 12। तो 12 में से 8 अगर आप डिडक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 4। तो 4 रुपये हमने कब मांगा हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम, ठीक है। तो वही बोला है कि बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 35,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर मेड ड्यू। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इसकी अमाउंट कितनी आएगी। यहाँ पे कितनी अमाउंट मांगनी है हमें, 35,000 पे ₹4 मांगने। एक सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 1,40,000। यानी कि कंपनी ने क्या बोला कि हमें फाइनल कॉल पे 4 रुपये पे कर दीजिए, जिसकी हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी, 1,40,000 सारे शेयर होल्डर्स को मिला के। अब क्या होगा, कोई भी यहाँ पे एरियर नहीं है, कोई भी एडवांस में पेमेंट नहीं आता, तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि रिसीव करने की, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। यानी कि सिंपली क्या लिखूंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 35,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड। ठीक है, ये हमने रिसीव करने की यहाँ पे क्या कर दी, एंट्री पास करके नरेशन में लिख दिया। तो टोटल हमें यहाँ पे कितना पैसा मिल रखा है, 1,40,000, 1,40,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कौन से केस में, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यानी कि हमारा क्या होता है, शेयर हमने एक इश्यू करवाया था जो कि क्या हुआ था, प्रीमियम में इश्यू हुआ था। प्रीमियम में कैसे इश्यू हुआ था, क्योंकि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी, लेकिन कंपनी ने उस शेयर को कितने में मार्केट में बेचा हुआ था, 12 रुपये में। तो जो एडिशनल 2 रुपीज़ था ना, वो कंपनी की एक तरीके से क्या थी, उसकी गुडविल थी, या आप कह सकते हो कि रेपुटेशन थी कंपनी की, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स उसको एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी थे। तो क्या हुआ, वो 2 रुपये कंपनी के लिए गेन था। और वो पैसा हमने कब मांगा था, अलॉटमेंट के टाइम पे। मैंने आपको बताया था कि कंपनी कभी भी मांग सकती है पैसा, एप्लीकेशन के टाइम पे भी मांग सकती है, अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कभी भी मांग सकती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी ने पैसा कब मांगा था, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो जब कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मांगा था, तो वहीं पर हमने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया,
क्रेडिट कर दिया। क्यों किया ये बता दिया मैंने आपको, क्यों, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसके बाद ये सारी एंट्रीज पास करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो ठीक है, तो दिस क्वेश्चन जहाँ पे हमने मेंशन किया था कि कंपनी के 35,000 शेयर्स थे, उसने प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करवाया था, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा था। तो उस सिनेरियो में हम कैसे जनरल एंट्रीज पास करते हैं वो अभी हमने देखी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ कहीं पे समझ ना आई हो तो मुझे मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक 2 नोट जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं सजेस्ट करूँगी आप भी इनको नोट कर लीजिए। पहला तो वही जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, ये पहला नोट है, यहाँ पे हेडिंग डाल लो या कुछ कर लो, इंपॉर्टेंट नोट्स करके उसके बाद इसको मैं नोट कर लो। और दूसरी में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, दैट इज इफ नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड वी विल आस्क फॉर द प्रीमियम पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। समझ में आया, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन को गिवन है क्वेश्चन में कि हम अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा कम मंगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हमेशा वी विल आस्क फॉर प्रीमियम पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हम कहेंगे कि हमने कंपनी ने जनरली अलॉटमेंट के टाइम ही क्या होगा, अपने शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा मांग लिया होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये क्लास आपको इंटरेक्टिव लगी होगी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको ईजिली प्रीमियम के केस में कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाती है इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स वो समझाने में सक्सेसफुल रही होंगी। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई, वीडियोस अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी 4 फीचर का क्वेश्चन। 4 फीचर का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेके आऊँगी, बेसिक, उसमें भी सेम ऐसे ही बढ़ेंगे हम, बेसिक टू एडवांस। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स हमने पहले बहुत ईजी क्वेश्चन किया था, देन हमने थोड़ा सा मॉडरेट, उसके बाद हमने एक पूरा बड़ा क्वेश्चन किया था, इसमें सारे के सारे सिनेरियोज कवर हो गए थे। ठीक है, तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स में भी हम ऐसे ही करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन ही कवर करते हुए चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज मुझे लगेंगी मैं बीच बीच में आपको डिस्कस करते हुए चलूँगी, बताते हुए चलूँगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में। तो हमें बिल्कुल परफेक्ट होना है, बिल्कुल मास्टर होना है। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी मार्क 1 या 2 नंबर भी आपका इस कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की वजह से क्या हो, कम हो जाए या डिडक्ट हो जाए। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।